देश दुनिया की रखे खबर। हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 6 मार्च दिन शुक्रवार। मैं हूं पूनम ऋतु सेन। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध आज 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। हमलों का दायरा मध्य पूर्व तक फैल गया है। लेबनान, बहरीन, कुवैत और यूएई में भी धमाके रिपोर्ट किए गए हैं। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1230 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें 175 स्कूली लड़कियां शामिल है। इजराइल में 11 से 12 नागरिक मारे गए। साथ ही अमेरिका के 6 सैनिक भी जवाबी हमलों में मारे जा चुके हैं। लेबनान, खाड़ी देशों में 100 से ज्यादा मौतें मीडिया ने रिपोर्ट की है। अब तक कुल हताहतों का आंकड़ा 1400 से ऊपर पहुंच चुका है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस संघर्ष में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या भी शामिल है। इसी बीच अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है, जिसको लेकर भारत में खूब आलोचना भी देखने मिल रही है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऊर्जा नीति से तेल गैस उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट जारी की है। ये छूट केवल उन तेल के लिए है जो पहले से जहाजों पर लदा हुआ है और 5 मार्च तक लोड किया गया था। ये 4 अप्रैल तक वैध रहेगी। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को भारत की संप्रभुता की सवाल से जोड़ा है। सांसद मनीष तिवारी समेत तमाम नेताओं ने कहा है कि क्या अब भारत को कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिया गया, जिसमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। वे एम्स जोधपुर से एमबीबीएस हैं और यह उनकी तीसरी कोशिश थी। दूसरे नंबर पर राजेश्वरी सुवे एम है, वहीं तीसरी रैंक पर आकांक्ष ढुल ने जगह बनाई। इन तीनों ने इंटरव्यू में बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुल 958 उम्मीदवारों को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस समेत विभिन्न केंद्रीय ग्रुप ए और बी सेवाओं के लिए चुना गया है। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि सरकार ने 2017 से चली आ रही जोन सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब नई कैडर अलॉटमेंट पॉलिसी 2026 लागू हो गई है, जिसमें साइकिल सिस्टम के तहत आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के लिए कैडर का बंटवारा होगा। ये पॉलिसी इसी बैच के चयनित उम्मीदवारों पर लागू होगी। भारतीय वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट गुरुवार रात ट्रेनिंग मिशन के दौरान असम के कार्बी आंगलोंग जिले में क्रैश हो गया। इस हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई। मृतक पायलटों के नाम है स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गरकर। वायुसेना के अनुसार जेट जोरहाट एयरबेस से उड़ा था। शाम करीब 7:42 पर रडार संपर्क टूट गया। यह जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में गिरा। हादसे के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देर रात क्रैश साइट मिली, लेकिन दोनों पायलटों को गंभीर चोटें हैं, जिससे उनकी मौत हो गई। उधर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में घोषणा की है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह रोक दिया जाएगा। आईटी मंत्री नारा लोकेश के प्रस्ताव पर आधारित यह फैसला अगले 90 दिनों में लागू करने की योजना है। 13 से 16 साल के बच्चों के लिए भी नियम बनाने पर विचार चल रहा है। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने आज राज्य बजट पेश करते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि बढ़ते मोबाइल इस्तेमाल से बच्चों पर पड़ रहे बुरे असर को रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है। कर्नाटक ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद से वहां जेडीयू कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दूसरे दिन भी पटना में सीएम हाउस के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए और नीतीश कुमार से सीएम पद न छोड़ने की अपील की। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन जमा किया था, जिसके बाद से कुछ गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में हंगामा किया, तोड़फोड़ की और विरोध जताया था। उधर भारत के पड़ोसी देश नेपाल में 3 दशक बाद कोई एक पार्टी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच रही है। गुरुवार को हुए आम चुनाव के बाद मतगणना जारी है, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी मजबूत बढ़त में चल रही है और बहुमत के आंकड़े 138 की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आरएसपी के उम्मीदवार और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह झापा 5 सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़े अंतर से पीछे छोड़ चुके हैं। ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के ज्यादातर बड़े नेता पिछड़ गए हैं। बालेन शाह, जो पहले रैपर रह चुके हैं और युवा आंदोलन के चेहरे बने, प्रधानमंत्री बनने की
मजबूत दावेदारी में है। अगर आरएसपी अकेले बहुमत हासिल करती है तो नेपाल के इतिहास में पहली बार होगा जब मधेशी मूल का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। यह बदलाव पिछले साल सितंबर में युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद आया, जिसने पुरानी पार्टियों को झटका दिया। और आखिर में खबर जरा हटके में जानिए, समुद्र बढ़ता दायरा, कई देशों पर मंडरा रहा खतरा। एक नई रिसर्च ने दुनिया भर में समुद्र स्तर बढ़ने की चिंता को और गहरा कर दिया है। प्रतिष्ठित जर्नल नेचर में हाल ही में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ज्यादातर वैज्ञानिक अध्ययनों और खतरों के आकलनों में तटीय समुद्र स्तर को औसतन 30 सेंटीमीटर कम आंका गया है। ये गलती मुख्य रूप से ग्लोबल जियोइड मॉडल्स पर आधारित है, जो वास्तविक मापे गए समुद्र स्तर से कम दिखाते हैं। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में, खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यह अंतर 100 से 150 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। इससे तटीय इलाकों में बाढ़ और डूबने का खतरा पहले के अनुमानों से कहीं ज्यादा बड़ा और जल्दी होने वाला है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया का सबसे तेजी से डूबता शहर है, जहां भूमि धंसने की वजह से सरकार नई राजधानी नुसंतारा में शिफ्ट कर रही है। इसी तरह थाईलैंड के बैंकॉक और वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी जैसे घनी आबादी वाले शहर भी भूमि धंसने और समुद्र स्तर बढ़ने के दोहरे खतरे में हैं, जहां आने वाले दशकों में बड़े पैमानों पर बाढ़ और विस्थापन की आशंका है। भारत के मुंबई में भी खतरा है, क्योंकि मुंबई कई टापुओं पर बसा शहर है। यह अध्ययन बताता है कि पुरानी मॉडलिंग और गलत डेटा की वजह से हम असल खतरे को कम आंकते रहे हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। वैज्ञानिक अब पुराने आकलनों की समीक्षा और बेहतर योजनाओं की सिफारिश कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।